अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारा मुद्दा है कि आखिर मुस्लिम इलाके ही संवेदनशील क्यों होते हैं। संवेदनशील को समझने के लिए पहले देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। संवेदनशील इलाके वो होते हैं जहाँ कभी किसी ज़माने में दंगा हुआ हो, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट हो, या वहाँ पे अपराध बहुत ज़्यादा होते हों, या ज़रा से बात में वहाँ पे दंगे भड़कने की आशंका बनी रहती हो। ये होते हैं संवेदनशील इलाके। अब हम समझते हैं कि संवेदनशील इलाकों में आने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, यानी इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसा एरिया जिसे संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। इसका मतलब वहाँ पे बैंक नहीं बनाए जाते हैं, वहाँ पर आपको लोन नहीं मिलता है, वहाँ पर सर्विसेज नहीं पहुँचती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को फ़ोन करते हैं या अमेज़न पे आपने कुछ ऑर्डर किया और वो उन इलाकों में आने से ही मना कर देते हैं कि नहीं हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। वो ब्लैक लिस्टेड इलाके होते हैं। अक्सर कर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरते हैं। प्रॉपर्टी के रेट्स वहाँ पे कम होते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि लोकली लोग वहाँ पे खरीदा बेची करके उसके रेट बढ़ा दें, लेकिन ओवरऑल उस एरिए की सरकार के सामने नीयत या फिर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में कोई वैल्यू नहीं होती है। वहाँ पे जब भी कभी कोई ऐसा काम होने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला है, या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो राष्ट्रीय आपदा है या कोई सेंसिटिव इवेंट होने वाला है, तो सबसे पहले ऐसे इलाकों के अंदर धारा 144 लगाई जाती है और पुलिस अपनी प्रतिषेधात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहाँ के लड़कों को बंद करती है, क्योंकि ऐसी आशंका होती थी कि यहीं के लोग सबसे ज़्यादा दंगा फैलाएंगे। और बदकिस्मती से अभी ये सारी जो नुकसान है इसको उठाना पड़ रहा है हमारे मुस्लिम इलाकों को, क्योंकि मुस्लिम इलाकों को अधिकतर बल्कि सभी मुस्लिम इलाकों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मुस्लिम इलाके ही संवेदनशील क्यों बना दिए गए, क्यों ये इतने सेंसिटिव हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर मुझे नज़र आती है, आप भी गौर कीजिएगा कि मुस्लिम इलाकों में ही दंगे नहीं भड़कते हैं। यहाँ पे क्राइम रेट्स कम हैं, यहाँ पर कई सालों से दंगे नहीं हुए, उसके बावजूद भी इसको संवेदनशील का तमगा मिल चुका है। वो उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो राजनीतिक लीडरशिप है, या हम कह लें हमारे पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, उनकी इस तरफ रुझान नहीं होना या उनकी पॉलिटिकल इनएक्टिवनेस होना। एक बार किसी एरिया को किसी ज़माने में कोई दंगा हुआ हो और उस वजह से उसको घोषित कर दिया कि संवेदनशील है, लेकिन उसके बाद बाकी जो इलाके थे, कोई गैर मुस्लिम इलाके भी रहे, उनके प्रतिनिधियों ने जब भी उस इलाके को संवेदनशील कहा तो ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन ये जो मुस्लिम इलाके हैं, यहाँ के किसी प्रतिनिधि ने उस इलाके को संवेदनशील कहने पे कोई भी आपत्ति नहीं दर्ज कराई, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज तक ये इलाके संवेदनशील बने हुए हैं। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि जो भी नेता बनता है वो नेता अपने कौम के और समाज का नेता नहीं बनता है, बल्कि वो अपनी पार्टी का नेता बनता है। हर इलाके के अंदर या तो कांग्रेस का पार्षद रहा या तो बीजेपी का पार्षद रहा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कभी कौम का पार्षद बनने की कोशिश नहीं की। वो अपनी पार्टी गाइडलाइंस के हिसाब से चलते रहे। पार्टी का जो नेशनल लेवल पे इवेंट होते रहा, उसी इवेंट को वो फॉलो करते चले गए। एक नेता का काम सिर्फ रोड बनवाना, टंकी बनवाना, पानी पहुंचाना ये नहीं होता है। उसका काम होता है कि वहाँ की आबादी को सम्मान के साथ जीना सिखाना, उसके सम्मान की हिफाजत करना। वो जैसे भी रहें लेकिन सम्मान से रहें। आज बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा चीज़ यही हो रही है कि जितने भी मुस्लिम इलाके के लोग हैं उनको असम्मानित किया जा रहा है, उनको बार बार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि उनको संवेदनशील इलाके का नागरिक घोषित किया गया है। इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम इलाके तरक्की करें। वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ की जो आबादी है वो तरक्की करके आगे बढ़ जाए। बीजेपी क्यों नहीं चाहती है आप सब जानते हैं। ताज्जुब बहुत खुल के होता है, उनको पता है कि इसी से ध्रुवीकरण होगा। लोग कंपेयर करेंगे कि मुस्लिम इलाका कितना पिछड़ा है, हिंदू इलाका कितना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो वो उनको वोट मिलेगा कि हाँ इन्होंने देखो कितना अच्छा काम किया। दूसरी चीज़ जो है कांग्रेस चाहती है कि दबे रहें। जिस दिन ये अपने भले और बुरे के बारे में सोचने लग गए और इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलने लग गई तो इनके अंदर डर नहीं रहेगा। आज ये संवेदनशील होने का जो पुलिस का डंडा चलता है ऐसे इलाकों पे, उसकी वजह से जितने नौजवान हैं वो आज भी कांग्रेस के अंदर अपना हितैषी ढूंढते हैं, वो उसके पीछे भाग के अपनी हिफाजत सोचते हैं। कांग्रेस को पता है कि जब तक ये इलाके संवेदनशील बने रहेंगे तब तक कि हमारा वोट बैंक पक्का रहेगा। इसीलिए एक रीज़न ये है।
दूसरी चीज़ के जो नेता हैं, पार्षद, विधायक, ये अपना पॉलिटिकल करियर बनाते हैं, ये कौम की खिदमत नहीं करते हैं। आप किसी भी नेता की बात कर लें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उन नेताओं का राजनीतिक भ्रष्टाचार, यानी नगर निगम से या विधानसभा से जो अमाउंट, जो निधि पारित होती है उस इलाके में खर्च करने के लिए, विकास के कार्यों के लिए, एजुकेशन के कार्यों के लिए, उसका आज सिर्फ 20%, 50%, 15% और 20% इतना ही अमाउंट वो ज़मीन पर दिखता है। बाकी सब भाई भतीजावाद में चले जाता है। आप देखिए, अक्सर कर जो प्रोजेक्ट्स वो उस इलाके का नेता देता है, चाहे वो ठेकेदारी के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे किसी भी तरह के सामाजिक प्रोजेक्ट्स हों, वो अक्सर कर उस नेता के भाई, बेटे और रिश्तेदारों को मिलता है। ये हर जगह पे है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ एक नज़र आती है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जब आपकी आइडियोलॉजी सिर्फ इतनी है कि आपको अपने नेता को खुश करना है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर बीजेपी का व्यक्ति है उसको मोदी को खुश करना है और कांग्रेस का व्यक्ति है उसको राहुल गांधी को खुश करना है, तो वो सिर्फ वही इवेंट करेगा जिससे वो लोग खुश रहें। अगर वो उससे आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो ओवरऑल मुस्लिम इलाके पहले शुरुआत में हिंदू इलाके भी संवेदनशील इलाकों में काउंट होते थे, लेकिन उन्होंने उन तमगों को हटा दिया। आज आप किसी इलाके को संवेदनशील कह दीजिए, वहाँ का पार्षद सबसे पहले आपत्ति लेगा, वो पेपरों में डालेगा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन हमारे पार्षद इस तरफ से उदासीन हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं, सिर्फ रोड बनवा के, लाइट लगवा के और कभी कभी पानी पहुंचा के वो बताते हैं कि हमने विकास कार्य कर दिया। आइए अब हम देखते हैं कि इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम ब्लैक लिस्टेड एरिया से या संवेदनशील एरिया से हम बाहर आएं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें गलती किसकी है, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा गलती इसके अंदर उस क्षेत्र की जनता की है, जिसने कभी इस बारे में ध्यान ही नहीं दिया कि हम ब्लैक लिस्टेड इलाके में रहते हैं। और हर बार उसने जब भी अपने प्रतिनिधि को वोट दिया तो वो वोट इसलिए दिया क्योंकि 5 साल उसने क्या किया नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है। आखिरी के 2-3 महीने में आप देखेंगे कि रोड खुद जाते हैं बनने के लिए, पाइपलाइन डलने लगती हैं नर्मदा के लाइन के लिए, स्ट्रीट लाइट लग जाती हैं, और हमने सिर्फ इस 2-3 महीने के आकलन पर उनको वोट दे दिया। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले ये इसका सॉल्यूशन है। एक इलाका असंवेदनशील कैसे होता है? जब वहाँ शांति हो, जब वहाँ पे एजुकेशन हो, जब वहाँ पे रोजगार के अवसर हो और वहाँ पे व्यवसाय व्यापार फल फूल रहा हो। ये सब चीज़ें कब होती हैं? हमारे सरकारी स्कूल्स जो हैं उनकी क्वालिटी ऐसी होना चाहिए जैसे प्राइवेट स्कूल्स की है, तब समझ में आता है। जब वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों, जब वहाँ पे लोकल लेवल पर रोजगार के प्रबंध किए जाएं ताकि बेरोजगार होकर लोग अपराध में न पड़ जाएं, तब वो इलाका असंवेदनशील होता है। और उस लीडर की वहाँ पे पकड़ हो ताकि वो जाके बताए कि हमें किस तरीके से मर्यादित व्यवहार करना है। जब हम ये बात करते तो यहाँ पे सारी चीज़ें आके रखाती हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है जो दे सकता है वो पार्षद। लेकिन पिछले कई सालों से किसी भी इलाके के पार्षद ने कभी ये कोशिश नहीं की, कभी ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया, कभी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं किया कि वो अपने इलाके को ब्लैक लिस्ट और सेंसिटिव एरिया से बाहर लेकर जाए। हम इस बात को ध्यान में रखते हुए सब लोग ये चीज़ तय करें कि अब हम सवाल करें। हमने कभी अपने नेताओं से इस बारे में सवाल नहीं किया, तो पहला सॉल्यूशन यही है कि हम सोच समझ के वोट करें। हम अपने नेताओं से सवाल करें, उनसे डिमांड करें कि अगले 5 साल में वो क्या करेगा। पानी, बिजली, रोड, ये सब चीज़ें रहती हैं, मायने रखती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मायने रखता है सम्मान। आप किसी बैंक में जो और आपका फॉर्म एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए फेंक दी जाए क्योंकि आप ब्लैक लिस्टेड एरिया से आए हैं, क्योंकि आप संवेदनशील क्षेत्र से आए हैं, तो ये असम्मान है। और इसीलिए हमें नेता को चुनते टाइम ये चीज़ बताना पड़ेगा कि वो करें। आप अपने नेता से सवाल पूछें, और अगर वो इस पर आपको बहकाए, डांटे, धमकाए या बरगलाए, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप नेता को बदल दें। आपके पास वो पावर है, आप बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं अपने नेता को। और ऐसे नेता को लेकर आएं जिसके गर्दन में किसी पार्टी का पट्टा नहीं पड़ा हो, बल्कि वो अपनी कौम के लिए खड़ा हो। उसको लगे कि नहीं, मुझे अपने मुस्लिम इलाकों को आगे बढ़ाना है, मुझे इसको जिस तरीके से दुर्दशा में ये जी रहे हैं, बेसिक एमिनिटीज़ के बगैर जी रहे हैं, इनको आगे लेकर जाना है। अगर एक नेता ये चीज़ करता है कि वहाँ पे बैंक आते हैं, वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे लोन ईजीली मिलते हैं, वहाँ पे पेपर में अगर ये छपता है कि संवेदनशील क्षेत्र, तो वो उसके ऊपर आपत्ति लेता है, तो सही मायनों में ऐसा नेता ही एक इलाके को संवेदनशील से बाहर लेकर जा सकता है। और आप यकीन जानिए, उसके बाद ही
आपके नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। वरना कभी भी कोई भी गड़बड़ होने पर सबसे पहले आपके बेटे, आपके बच्चे जेलों में ठूस दिए जाएंगे कि कहीं आप दंगा नहीं भड़का दें। इसलिए यह हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए ज़रूरी है कि सारे मुस्लिम इलाके, उनके नेताओं, सारी मुस्लिम इलाकों की जनता उनके नेताओं से पूछे और वक्त आने पे बदल डाले, लेकिन अपने सम्मान की खातिर अपने अपने क्षेत्र को इस दुर्दशा से निकालें और ये संवेदनशील होने का तमगा खत्म करें। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी और एक नई तरह की जागृति, एक नई तरह का मूवमेंट हम इसको लेके शुरू कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।